हाँ, तो अपन डायरेक्टर की सीरीज डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया सेक्शन 149, जिसका वीडियो मैंने डाल दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है, आईसीआई के मॉड्यूल से अपन डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टर चैप्टर की सीरीज। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो वो देख लीजिएगा। अब चलो आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 152। तो सबसे पहले ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर। तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके जो पहले पहले डायरेक्टर होंगे वो कौन होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होगी। अगर आर्टिकल में कंपनी ने उसके बारे में लिखा है तो ठीक है, लेकिन आर्टिकल में कोई प्रोविजन ही नहीं है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, जो इंडिविजुअल है, वही डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मान लिए जाएंगे अंटिल द डायरेक्टर आर ड्यूली अपॉइंटेड। ठीक है, मतलब कंपनी के आर्टिकल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी के कौन होंगे। तो उस केस में सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो इंडिविजुअल है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इंडिविजुअल है, क्योंकि अपन ने सेक्शन 149 पढ़ा था, वो ऐसा बोलता है कि इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बन सकता है कंपनी का। कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई फर्म, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है डायरेक्टर नहीं बन सकती। वैसे ही अगर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई फर्म है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो वो भी नहीं बन पाएगी फर्स्ट डायरेक्टर। और ये अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट, अगर कोई ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी, उस केस में फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा। उस केस में जो इंडिविजुअल बीइंग ए मेंबर होगा वही उसका फर्स्ट डायरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि अकेला मेंबर ही होता है उसमें। अब अपन ने अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर देखा। अब अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कैसे होगी कंपनी में। तो सब्सिक्वेंटली जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होंगे कंपनी के अंदर, वो एवरी डायरेक्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। मतलब इन जनरली जो है हर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कंपनी जनरल मीटिंग में ही करने वाली है। ठीक है, अनलेस कंपनी एक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ना दिया गया हो। जैसे कंपनी एक्ट में आगे अपन पढ़ेंगे, ऐसा दिया गया है कि एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, इन लोगों की अपॉइंटमेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। तो फिर वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा अपॉइंटमेंट। लेकिन उसके अलावा इन जनरल रूल ऐसा है कि एवरी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जो होगी वो होगी जनरल मीटिंग में, और वो कंपनी करेगी, मतलब शेयर होल्डर करेंगे। अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है। अब और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए। सबसे पहले तो उस जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है बंदा, उसके पास में डिन नंबर होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। इसका भी सेक्शन आगे आएगा जिसकी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि डिन नंबर कैसे लेना है, क्या करना है वगैरह। अब कंपनी का जो डायरेक्टर बनना चाहता है उसको कंपनी को क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी। उसको अपना डिन नंबर देना पड़ेगा एक तो कंपनी को, एक उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है टू बिकम ए डायरेक्टर। तो सेक्शन 164 अपन पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर। उसके अंदर कुछ चीजें दी गई है, जैसे अनसाउंड माइंड का है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, इंसॉल्वेंट है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो ऐसी कोई डिस्क्वालिफिकेशन उस डायरेक्टर को नहीं है। वो एक डिक्लेरेशन देगा कंपनी को कि ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बिकम ए डायरेक्टर, और वो अपना डिन नंबर देगा कंपनी को। तीसरा वो क्या देगा, तीसरा वो देगा अपनी रिटर्न कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। और वो रिटर्न कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर किस में देगा कंपनी को, फॉर्म नंबर DIR 2 में देगा। और फिर कंपनी क्या करेगी, जब अपॉइंट कर देगी उस बंदे को डायरेक्टर, उसके विद इन 30 डेज के अंदर कंपनी को रजिस्ट्रार को जो कंसेंट है डायरेक्टर की, वो रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज। किसमें, फॉर्म नंबर DIR 12 में। तो कंपनी जो कंसेंट है डायरेक्टर की वो रजिस्ट्रार को फाइल करेगी फॉर्म नंबर DIR 12 में। लेकिन जो डायरेक्टर कंपनी को फाइल करेगा अपनी रिटर्न कंसेंट, वो करेगा फॉर्म नंबर DIR 2 में। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो कंपनी को एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है उस केस में। उसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है बोर्ड की ओपिनियन में ये जो डायरेक्टर बनना चाहता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बंदा बनना चाहता है, वो सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 की जो कंडीशन दी गई है, वो बंदा वो सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। वो भी अपन आगे पढ़ेंगे सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में, कि कब कब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बनना चाहता है पर्सन, तो उसके लिए क्या क्या जो है कंडीशन होती है। नेक्स्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 152 सबसेक्शन 5। जो ऊपर अपन ने पढ़ा कि डायरेक्टर को कंसेंट देनी पड़ती है अपनी टू एक्ट एज ए डायरेक्टर, तो वो वाला प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी को एंड सेक्शन 8 कंपनी को नहीं लगेगा अगर उन दोनों कंपनीज ने डिफॉल्ट नहीं किया है। किसमें डिफॉल्ट नहीं किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में अंडर सेक्शन 137 में, एंड एनुअल रिटर्न फाइल करने में अंडर सेक्शन 92 में।
अगर ये डिफॉल्ट नहीं किया कंपनी ने तो उसको जो 152 सबसेक्शन 5 जो है वो प्रोविजन नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। हाँ, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन सेक्शन 152 सबसेक्शन 6। तो ये कंसेप्ट आया क्यों? कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, ये आपको भी पता है। तो कंपनी के जो सारे के सारे डायरेक्टर, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि सारे के सारे डायरेक्टर को अपॉइंट कर दे और भूल जाए कि भाई यही जो है लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। उनका रोटेशन होना जरूरी है ताकि जो शेयर होल्डर है उनको पावर रहे कि हर जनरल मीटिंग में वो देख सके कि भाई किसी डायरेक्टर के बारे में उनको अनफेवरेबल ओपिनियन है तो वो उसको रिटायर करवा के किसी और को अपॉइंट कर सके उसकी जगह। अब मेन प्रोविजन ये क्या बोलता है 152 सबसेक्शन 6 कि कंपनी के आर्टिकल में अगर ऐसा प्रोविजन है कि सारे के सारे कंपनी के जो डायरेक्टर है वो रिटायर होंगे इन एवरी जनरल मीटिंग, तब तो कंपनी को वही फॉलो करना है जो आर्टिकल ने बोला है। लेकिन आर्टिकल ऐसा नहीं बोलता है कि सारे के सारे डायरेक्टर कंपनी के रिटायर होंगे इन एवरी जनरल मीटिंग। उस केस में ये प्रोविजन लग जाएगा। ये क्या बोलेगा फिर, कितने डायरेक्टर होंगे रिटायर बाय रोटेशन? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के हैं उसका नॉट लेस देन 2/3, मतलब एटलीस्ट 2/3, कम से कम 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं वो शेल बी लाइबल हो जाएंगे टू रिटायर बाय द रोटेशन। और ये प्रोविजन जो लगेगा केवल पब्लिक कंपनी को लगेगा, ठीक है, प्राइवेट को नहीं लगेगा ये प्रोविजन जो रोटेशन वाला है। और इसके अंदर ये भी लिखा है कि जो रोटेशनल जो डायरेक्टर होंगे वो अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग है वही होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया अगर किसी डायरेक्टर को, वो जो है वो नहीं हो सकते हैं रोटेशनल डायरेक्टर। नेक्स्ट इसमें लिखा है जो रिमेनिंग डायरेक्टर होंगे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के वो भी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग ही होंगे। जो अपन ने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के 2/3 देखे रोटेशनल होंगे, बाकी के जो होंगे वो नॉन रोटेशनल होंगे। तो जो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है वो भी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग होंगे और जो रोटेशनल है वो भी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग ही होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट ये बोलता है कि हर सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग में क्या होगा। हर जो सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग होगी, जो फर्स्ट जनरल मीटिंग होती है उसके बाद में जो हर सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है उसका 2/3 तो रोटेशनल डायरेक्टर होंगे। अब उस जो रोटेशनल डायरेक्टर आए 2/3, उसका 1/3 जो है वो एक्चुअली रिटायर होंगे हर जनरल मीटिंग में, ऐसा बोलता है ये प्रोविजन। जो अपन बेहतर समझ पाएंगे नीचे एग्जाम्पल है उससे। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो अपन ने बोला उसके अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करना है और उसके अंदर नॉमिनी डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करना है। जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से अपॉइंट हुआ है नॉमिनी डायरेक्टर उसको इंक्लूड नहीं करना है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करना है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में। अब अपन एग्जाम्पल पे आ जाते हैं तो अच्छा समझ पाएंगे अपन। मान लीजिए एक कंपनी है उसके अंदर 12 डायरेक्टर है टोटल, उसमें से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और एक है नॉमिनी डायरेक्टर। तो अपन को निकालना है अब एक्चुअली कितने रिटायर होंगे कंपनी की जनरल मीटिंग में, रोटेशन कितने रिटायर होंगे एक्चुअली डायरेक्टर। तो 12 डायरेक्टर है टोटल, उसमें अपन ने बोला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं लेना है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में, नॉमिनी को नहीं लेना है। तो 12 में से 2 इंडिपेंडेंट को निकाल दो, एक नॉमिनी को निकाल दो, तो कितने बचे? 12 में से 3 गए तो 9 बचे। अब ये 9 का 2/3 जो है वो रोटेशनल डायरेक्टर होंगे। 9 का 2/3 कितना आता है? 6 डायरेक्टर। तो जो 6 डायरेक्टर होंगे वो हो जाएंगे रोटेशनल डायरेक्टर, मतलब लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब जो रोटेशनल डायरेक्टर आए उनका 1/3 जो डायरेक्टर होंगे वो हो जाएंगे एक्चुअल में रिटायर। तो जो 6 आया अपना उसका 1/3 कर दो, तो उसका 1/3 किया तो 2 डायरेक्टर। तो जो 2 डायरेक्टर है वो एक्चुअली रिटायर बाय द रोटेशन होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कंपनी में मान लो 6 डायरेक्टर हैं, तो 6 डायरेक्टर हैं तो उसका अपन को 2/3 करना है जो हो जाएंगे रोटेशनल डायरेक्टर। तो 6 का 2/3 किया तो 4 आए, तो 4 हो जाएंगे रोटेशनल डायरेक्टर। अब जो रोटेशनल डायरेक्टर है उसका 1/3 जो होगा वो डायरेक्टर हो जाएंगे एक्चुअल में रिटायर। तो 4 का 1/3 आता है 1.33 ऐसे समथिंग। लेकिन जब भी अपने को ये ध्यान रखना है, जब भी अपने को 2/3 करना है ना, तब तो अपन को करना है उसको राउंडेड ऑफ एज ए 1। मान लीजिए पॉइंट्स में आता है 2.22, 2.33 या कुछ भी आता है, तो अपने को उसको राउंडेड ऑफ करना है एज ए 1। तो उसको अपने को 2 की जगह 3 कर लेना है। लेकिन जब भी 1/3 की अपन कर कैलकुलेशन करेंगे उस केस में उसको नियरेस्ट में लेना है, उस मतलब उसको एक्चुअल में अपन राउंडेड ऑफ कैसे करते हैं, 1.5 और उससे ऊपर आया तो उसको अपन 2 मान लेते हैं, 1.5 से नीचे का कुछ हुआ तो उसको अपन 1 मान लेते हैं।
तो 1/3 के केस में तो अपने को नियरेस्ट में राउंड ऑफ करना है, और 2/3 के केस में अपने को राउंड ऑफ करना है एज ए 1। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रख के अब इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। तो 6 डायरेक्टर है, 2/3 अपन ने किया तब तो एग्जैक्ट 4 आया, तो 4 डायरेक्टर हो जाएंगे रोटेशनल डायरेक्टर। फिर इस 4 का अपने को करना है 1/3, वो डायरेक्टर हो जाएंगे 1/3 एक्चुअली रिटायर्ड। तो उसका 1/3 अपन ने किया तो 1.33 आया। तो क्या बोला था मैंने, 1/3 के केस में अपने को जो पॉइंट्स है उसको नियरेस्ट में ले जाना है। तो 1.33 का नियरेस्ट क्या हुआ 1, तो 1 डायरेक्टर एक्चुअली रिटायर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, कंपनी में मान लो 7 डायरेक्टर हैं, तो 7 का 2/3 कितना आता है 4.7 ऐसे समथिंग आता है। तो 2/3 के केस में मैंने क्या बोला था, उसको कुछ भी पॉइंट्स आए उसको अपने को राउंड ऑफ करना है एज ए 1। तो 4.7 को हो जाएगा सीधा 5, तो 5 डायरेक्टर आ जाएंगे रोटेशनल डायरेक्टर। अब 5 का अपन करेंगे 1/3 तो आएगा 1.67। तो नियरेस्ट में अपन को करना है तो 2 आ जाएगा, तो एक्चुअली 2 डायरेक्टर हो जाएंगे रिटायर। अब अपन देखते हैं डायरेक्टर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो द डायरेक्टर हु एक्चुअली रिटायर बाय द रोटेशन एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शेल बी दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस। मतलब अपन ने ये तो देख लिया टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 2/3 होंगे रोटेशनल डायरेक्टर, फिर जो रोटेशनल डायरेक्टर है उसका 1/3 एक्चुअली रिटायर होंगे। लेकिन एक्चुअली रिटायर होंगे कौन, जो डायरेक्टर जो बचे हैं उनमें से कौन होंगे वो ऐसे जो जिनको अपन रिटायर करवाएंगे। क्योंकि जो पर्सन लॉन्गेस्ट रहा है अपनी अपॉइंटमेंट से, जो लंबे टाइम तक रहा है, सबसे पहले उसको रिटायर करेंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऐसा कुछ नहीं देखना है। अपने को देखना है कि जो लॉन्गेस्ट पीरियड में रहा है अपॉइंटमेंट में उसको देखना है। अगर लॉन्गेस्ट पीरियड पता नहीं चल रहा है कि सेम ही डेट को अपॉइंट हुए हैं मान लो, तो उस केस में क्या होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड होगा या बाय लोट लोट सिस्टम से डिसाइड होगा कि कौन पहले रिटायर होने वाला है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फीलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर। तो जब भी रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर होता है जनरल मीटिंग के अंदर, उस केस में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है कंपनी में डायरेक्टर की। ठीक है, तो उस वैकेंसी को फिलअप कैसे करना है वो प्रोविजन अपन देखेंगे अब इसके अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहले तो ये वैकेंसी जो है दो तरीके से फिलअप कर सकती है कंपनी। एक तो जो रिटायर हो रहा है डायरेक्टर बाय रोटेशन, कंपनी उसी को रीअपॉइंट कर दे, या कंपनी क्या कर सकती है किसी और पर्सन को उसके प्लेस पे अपॉइंट कर दे एज ए डायरेक्टर। किसी और बंदे को कंपनी अगर अपॉइंट कर रही है अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, किसी और बंदे को, नए बंदे को लाके कंपनी अगर अपॉइंट कर रही है इन प्लेस ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर, तो उस केस में कंपनी को जो है सेक्शन 160 के प्रोविजन को कंप्लाई करना पड़ेगा। अब सेक्शन 160 जो है अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अंदर कुछ प्रोसीजर दी गई है कि कोई भी नया बंदा एज ए डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है तो उसको कंपनी को एज ए अपना कैंडिडेचर प्रपोज करना पड़ता है, डायरेक्टर बनना चाहता हूं मैं ऐसा करके, और उसको एडवांस डिपॉजिट देनी पड़ती है 1 लाख रुपए की कंपनी को, और नोटिस देना पड़ता है कंपनी को। ये सब अपन देखेंगे 160 में, जो उसको कंपनी को कंप्लाई कब करना पड़ेगा, जब कंपनी रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा किसी और डायरेक्टर को जनरल मीटिंग में अपॉइंट करना चाहती है। अगर रिटायरिंग डायरेक्टर को ही कंपनी वापस रीअपॉइंट करती है तो उसको प्रोविजन ऑफ 160 का प्रोसीजर फॉलो करने की नीड नहीं होगी। अब आगे अपन देखते हैं कि सेक्शन 149 पढ़ा था अपन ने, जिसमें लिखा हुआ था कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या होती है कंपनीज में। पब्लिक कंपनी में 3 होती है, प्राइवेट में 2 एंड ओपीसी में 1, ऐसा अपन ने पढ़ा था। तो 152 सबसेक्शन 6 में जब डायरेक्टर रिटायर होता है बाय रोटेशन, वो रिटायर होने के बाद भी ये जो लिमिट होती है ना 3 to 1 वाली मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट की, वो फुलफिल होनी ही चाहिए। वो उससे कम डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। अगर उससे कम डायरेक्टर नहीं हो रहे हैं रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर होने के बाद भी, तो क्या होगा, तो कंपनी को कोई मैंडेटरी नहीं है कि जो वैकेंसी है इस रिटायरिंग डायरेक्टर की उसको फिलअप करे ही करे। कंपनी को ये मैंडेटरी नहीं है कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर बाय रोटेशन रिटायर हो रहा है उसकी वैकेंसी को कंपलसरी जो है फिलअप करना ही है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। वो मैंडेटरी तभी है जब वो कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई नहीं हो रही है। 3 से भी जैसे पब्लिक कंपनी में कम हो जाता है अगर रोटेशन से रिटायर होने के बाद में, तब तो कंपनी को करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 149 का वॉयलेशन हो जाएगा। उसके अलावा कंपनी को ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि रिटायरिंग डायरेक्टर की जो वैकेंसी है उसको फिलअप करे, ये ऐसा लिखा है यहाँ पे। अब आगे अपन देखते हैं डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर।
कब अपन ये मान लेंगे कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसकी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो गई है। तो कंपनी क्या करती है, इफ द वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट सो फिल्ड अप और मीटिंग हैज नॉट एक्सप्रेसली resolved not to fill the vacancy, then the meeting shall stand adjourned till the same day in the next week at the same time in the same place. In case that day is national holiday, the meeting shall be adjourned till the next succeeding day which is not a holiday at the same time and place. तो क्या लिखा है इसमें, अगर इफ द वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड, कंपनी जो एनुअल जनरल मीटिंग करती है उसमें क्या होता है कि जो वैकेंसी क्रिएट होती है रिटायरिंग डायरेक्टर की वो फिलअप ही नहीं हो पाई है, या फिर कंपनी ने ऐसा डिसाइड नहीं किया है मीटिंग में कि हमको तो वैकेंसी फिलअप करनी ही नहीं है इस रिटायरिंग डायरेक्टर की, ये दोनों चीजें नहीं हुई है अगर तो, और मीटिंग जो है वो कंक्लूड हो गई है लेकिन ये दोनों चीजें नहीं हो पाई, न तो कंपनी ने वैकेंसी फिलअप किया और न कंपनी ने ये डिसाइड किया कि भाई हमको वैकेंसी फिलअप करना ही नहीं है रिटायरिंग डायरेक्टर, ये दोनों ही चीजें अगर कंपनी ने नहीं किया तो मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजॉर्न हो जाएगी सेम डे ऑफ द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। और अगर वो नेशनल हॉलीडे होता है मीटिंग वो दिन अगर नेशनल हॉलीडे होता है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे जो हॉलीडे नहीं है उस डे को जो है कंपनी की मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर जब एडजॉर्न मीटिंग होगी उस एडजॉर्न मीटिंग में भी सेम ही चीज होती है, न तो कंपनी वैकेंसी को फिलअप करती है ना कंपनी ये डिसाइड करती है मीटिंग के अंदर कि हमको जो है रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी है उसको फिलअप करना ही नहीं, दोनों चीजें कंपनी डिसाइड नहीं कर पाती है। तो क्या होगा, तो ये मान लिया जाएगा कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसी की डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो गई है, उसी को रीअपॉइंट मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है, कब अपन नहीं मानेंगे कि जो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट रिटायरिंग डायरेक्टर की हो गई है, कब नहीं मानेंगे, जब ये एडजॉर्न मीटिंग में भी डिसाइड नहीं हुआ तो अपन कब ये नहीं मानेंगे कि एक डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगी डायरेक्टर की। तो ये अपन को कुछ केसेस दिए गए, एक तो जिस जो बंदा जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसका रिजोल्यूशन कंपनी में पास हुआ था और वो रिजोल्यूशन लॉस्ट हो गया, वो रिजोल्यूशन जो है फेल हो गया उसको अपॉइंट करने का। तो अगर कंपनी की किसी मीटिंग में अगर रिजोल्यूशन ही उसके अगेंस्ट में जा चुका है, ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है, तो उसको अपन कैसे मान लेंगे डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, मान ही नहीं सकते, शेयर होल्डर ने जब पहले मना किया हुआ है उसका। दूसरा, अगर रिटायरिंग डायरेक्टर जो है वो खुद अपनी अनविलिंगनेस शो कर देता है कि मैं री अपॉइंट होना ही नहीं चाहता, तो जबरदस्ती थोड़ी करेंगे, अगर वो ही नहीं चाहता है तो अपन नहीं कर पाएंगे उसकी डीम्ड री अपॉइंटमेंट। या वो डिस्क्वालिफाइड हो गया है फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब 164 आगे पढ़ेंगे कि अनसाउंड माइंड का या फिर इंसॉल्वेंट वगैरह वो कुछ हो गया है, तो उस केस में वो भी नहीं हो पाएगा डीम्ड री अपॉइंटमेंट। या फिर कोई स्पेशल या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई उस डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कंपनी लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोई स्पेशल या फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की जरूरत है तभी उसकी अपॉइंट होगी, ऐसा कंपनी ने आर्टिकल में लिख दिया है या ऐसा कुछ प्रोविजन हो बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ या एक्ट, तो उस केस में भी उसकी डीम्ड रीअपॉइंट नहीं हो पाएगी बिना स्पेशल और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किए हुए, तो उसको डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। चौथा क्या, अगला क्या है, अगर सेक्शन 162 जो अपन आगे पढ़ेंगे जिसमें क्या करते हैं कि एक से ज्यादा डायरेक्टर कंपनी एक सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंट करती है, अगर वो सेक्शन भी अगर कंपनी को अगर लग रहा है उस केस में भी जो है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगी उस डायरेक्टर की, क्योंकि उससे तो एक से ज्यादा डायरेक्टर एक ही रिजोल्यूशन से अपॉइंट होते हैं ना, तो एक अकेले की डीम्ड रीअपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है उससे। तो अब जो है नीचे दिया है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड 7, जो ऊपर अपन ने 152 सबसेक्शन 6 एंड 7 पढ़ा वो गवर्नमेंट कंपनी को नहीं लगेगा अगर वो गवर्नमेंट कंपनी नॉट लिस्टेड है, तो ध्यान रखना लिस्टेड कंपनी है तो उसको तो लगेगा 152 सबसेक्शन 6 एंड 7 जो रोटेशन वाला है, और जो अपन ने अभी ये ऊपर पढ़ा 152 सबसेक्शन 7 ये डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग वाला, ये दोनों गवर्नमेंट कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है और उसने डिफॉल्ट नहीं किया है फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 एंड फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92, ये डिफॉल्ट अगर नहीं किया कंपनी ने तो गवर्नमेंट कंपनी को इन दोनों सेक्शन से एग्जम्पशन मिल जाएगा। थैंक यू।